दोस्तों, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शंस की डेट आ चुकी है। चुनाव आयोग ने डेट का ऐलान कर दिया है, तो अलग अलग सर्वेज आने लगे हैं। अगर आप टाइम्स नाउ मैट्रिक्स का सर्वे देखना चाहते हैं तो ये वीडियो मैंने आज पोस्ट की है, चाहे तो विस्तार से उसके बारे में देख सकते हैं। हरियाणा को लेकर वहाँ क्या कहा गया है और झारखंड और महाराष्ट्र को लेकर क्या कहा गया है, तर्कों के साथ मैंने सब कुछ आपको बताया। इस बीच न्यूज़ 24 का एक सर्वे भी सोशल मीडिया में तहलका मचा रहा है, तूफान मचा रहा है। यकीन मानिए, अगर ये सर्वे बीजेपी वाले देखेंगे, भाजपा ही देखेंगे, तो उनके माथे पर बल आ जाएगा, हो सकता है माइग्रेन भी हो जाए। दोस्तों, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो जिसके लिए कहा जा रहा है कि खुली किताब है। हरियाणा का बच्चा बच्चा, आप गांव चले जाइए, शहर चले जाइए, खुलकर बोल रहा है कि बीजेपी की सरकार तो बनने वाली है ही नहीं इस बार। हालांकि ये बात सही है कि कांग्रेस का घर भी पूरी तरह से ऑल इज वेल नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बीजेपी की स्थिति हरियाणा में कितनी खराब है, न्यूज़ 24 के एक सर्वे से मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, न्यूज़ 24 का ये सर्वे 18 घंटे पहले का है और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त इस सर्वे को खत्म होने में 5 घंटे 42 मिनट बाकी हैं। और सवाल ये पूछा गया था कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी, मतलब कौन जीतेगा, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी या अन्य। जेजेपी जिसके साथ बीजेपी ने करीब 4 साल तक सरकार चलाई। ये सवाल हरियाणा को लेकर पूछा गया और क्योंकि इसका जो सैंपल साइज था ठीक ठाक था, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। 3580 लोगों ने इस सर्वे में, इस ऑनलाइन सर्वे में, जो कि सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया था न्यूज़ 24 द्वारा, उसमें इन लोगों ने इसमें अपनी भागीदारी पेश की है। और अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 5 घंटे 41 मिनट बाकी थे इस सर्वे को ख़त्म होने में, तब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो जो नतीजा है, जैसा कि मैंने कहा कि अगर बीजेपी वाले देखेंगे तो उनके माइग्रेन हो जाएगा। दोस्तों, कांग्रेस को 80% लोगों ने वोट किया है, 80%। बीजेपी को 15%, मात्र 15%। सोचिए, 10 साल से जिस राज्य में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चल रही है, जहां चुनाव के लिए मुख्यमंत्री को बदला गया, वहां केवल 15% लोग चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार बने। इसके अलावा जेजेपी को 1%, मात्र 1%, और अन्य को 4%। जेजेपी की क्या स्थिति है ये तो खैर इस बार के लोकसभा चुनाव में ही देखने को मिल गया था। जिस तरह से जेजेपी के बड़े बड़े नेताओं को, खासतौर पर दुष्यंत चौटाला को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी थी बीजेपी के साथ सरकार चलाने को लेकर, वही स्थिति बताती है कि जेजेपी की क्या हालत है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जेजेपी ने बहुत सी अवसर थे राजनीतिक तौर पर उसके पास, बीजेपी के साथ सरकार बनाकर अपने लिए वो भविष्य के अवसर भी खत्म कर दिए। हालांकि मैं मानती हूँ दोस्तों कि राजनीति में कभी भी किसी राजनीतिक दल का मतलब फुल स्टॉप नहीं होता। हमारे देश की राजनीति में बहुत से नेता हैं जिनके लिए कहा गया, बहुत सी पार्टियां हैं जिनके लिए कहा गया कि खत्म हो गई, अब डेड हो गई, लेकिन कौन सी पार्टी कब वापसी कर जाए कुछ पता नहीं। और दुष्यंत चौटाला के पास तो बहुत वक्त है, अभी वो काफ़ी युवा हैं, उनकी पार्टी के पास बहुत वक्त है। हाँ, लेकिन हरियाणा में ये बात सच है कि बीजेपी अगर चुनाव जीत जाती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति को मैंने भी बहुत करीब से देखा है, हरियाणा की पत्रकारिता भी की है, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि हरियाणा अगर बीजेपी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कांग्रेस वहां किस तरह का चुनाव लड़ती है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि 2019 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस जीतते जीतते हारी थी। वो चुनाव भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में लड़ा गया था। जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, वो भी हुड्डा की अगुवाई में ही लड़ा गया था। और अब जो विधानसभा चुनाव है, ये भी एक तरह से ऐसा लग रहा है कि हुड्डा की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा कांग्रेस द्वारा, लेकिन हुड्डा के नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस के घर के अंदर बहुत हालत खराब है। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला जिस तरह से खुलकर मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बीजेपी चुनाव जीतती है कि नहीं जीतती है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा हरियाणा में कि कांग्रेस कैसा चुनाव लड़ती है। तो आलाकमान के लिए बहुत ज़रूरी है कि केवल बयानबाजियों से काम ना चले। मीटिंग में बयानबाजी कह देना कि बहुत गुटबाजी है, हमको मिलकर चुनाव लड़ना है, इससे काम नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी को अब सख्ती से इस गुटबाजी पर लगाम लगानी पड़ेगी, नहीं तो ऐसा ना हो कि जीता जीता चुनाव कांग्रेस हार जाए। ये हो सकता है, क्योंकि 2019 में जीते जीते हारी थी कांग्रेस हरियाणा, और हरियाणा तो ऐसा चुनाव है जहां हर लिहाज से बीजेपी के रास्ते आसान नहीं है। और बल्कि मैं तो कहूँगी, बहुत से 1-2 हरियाणा के पत्रकारों से भी मेरी बात हुई थी, तो जिस तरह से विनेश फोगाट ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हुई, उसमें सरकार का तो कोई रोल नहीं है। ओलंपिक के ऐसे ही
नियम कायदे हैं, लेकिन एक सिंपैथी होती है। विनेश फोगाट से वैसे भी सिंपैथी जुड़ी हुई थी। दोस्तों, बीजेपी के सांसद के खिलाफ उनका आंदोलन, उसके बाद सिल्वर मेडल जीतना, गोल्ड के लिए क्वालिफाई कर लेना, फिर अचानक रातों रात खबर आना, फिर इस तरह की तमाम तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल गई कि भाई ये सपोर्ट नहीं मिला, वो सपोर्ट नहीं मिला। हालांकि मोदी जी ने कल भी विनेश फोगाट की तारीफ की है, लेकिन राजनीति तो परसेप्शन का खेल है। आज भी विनेश फोगाट जब आई तो वो रोने लगी। दीपेंद्र हुड्डा ने उनका स्वागत किया और बड़े जोर शोर के साथ दीपेंद्र हुड्डा ने उनके पूरे काफिले को आगे बढ़ाया। तो बहुत सी चीज़ें राजनीति में होती हैं जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर किसी सरकार का या किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर उसके जो नतीजे हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। हरियाणा में बीजेपी के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। अग्निवीर, मुझे लगता है अग्निवीर लोकसभा चुनाव में जितना प्रोमिनेंट था ना मुद्दा हरियाणा में, विधानसभा चुनाव में उससे भी ज्यादा होगा। कई तो ऐसे रीजन्स हैं हरियाणा में, खासतौर पर देहात में, गाँव में, मतलब ऐसा लगता है कि लोग बैठे हुए हैं कि चुनाव आए तो हम इनको सबक सिखाएं। इसके अलावा दोस्तों, न्यूज़ 24 ने हरियाणा को लेकर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पोस्ट किया, तो मुझे लगा कि मैं आपको दिखाऊं। न्यूज़ 24 ने सवाल पूछा, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कौन मारेगा बाजी? ए कांग्रेस, बी बीजेपी, सी आप और डी जेजेपी। अब इसके कमेंट बॉक्स में जाइए। मैंने इसे कमेंट बॉक्स में जाकर देखा कि भाई लोग क्या कमेंट कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग कांग्रेस के लिए ही वोट कर रहे थे। ज़्यादातर लोग कांग्रेस को ही एक तरह से अपनी पहली पसंद बता रहे थे। और ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है देखना कि देखिए सोशल मीडिया का माहौल और मूड क्या बताता है। हालांकि यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि ये जो सर्वे है जो न्यूज़ 24 ने किया सोशल मीडिया एक्स पर, एक तरह से ओपिनियन कह सकते हैं आप भी ले सकते हैं, चाहे तो फेसबुक पे, सोशल मीडिया का जो भी आपका प्लेटफॉर्म आप पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम, हर जगह पोल अवेलेबल है अब तो। लेकिन इस सर्वे में एक माइनस पॉइंट है कि इसमें मैं मतलब बहुत से ऐसे लोग जो हरियाणा से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं वो भी वोट कर सकते हैं। तो हम इसको पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं मान सकते, ये मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि कोई भी वोट कर सकता है। जो सोशल मीडिया एक्स में है वो वोट कर सकता है, इसको लेकर कमेंट कर सकता है, लेकिन वोट तो हरियाणा के लोगों को ही करना है ना। हरियाणा के लोगों के वोट से ही तय होगा ना कि किसकी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी। तो हर लिहाज से इस जो ये सर्वे है इसको विश्वसनीय तो नहीं माना जा सकता। हाँ, सोशल मीडिया का मूड इससे पता चलता है। और आप तो जानते ही हैं दोस्तों, हमारे देश में तो अब सोशल मीडिया में ही चुनाव लड़े जाते हैं, सोशल मीडिया में ही परसेप्शन बनाया जाता है, सोशल मीडिया के ही जरिए नैरेटिव गढ़ा जाता है, नैरेटिव तोड़ा जाता है और एक और नैरेटिव खड़ा किया जाता है और सोशल मीडिया से ही चुनाव जीते जाते हैं। तो बड़ा दिलचस्प है अब देखना कि हरियाणा में किस तरह से विधानसभा चुनाव आगे बढ़ता है। दोस्तों, बीजेपी ने हरियाणा में पिछले 10 सालों में ऐसी बहुत सी गलतियां की हैं जिसका उस वक्त उसको हो सकता है कि नुकसान ऐसा लगा हो ना हुआ हो, लेकिन अब वो ना कई बार होता है ना, एक एक करके वो गलतियां इकट्ठा होती है, फिर भरभरा कर पूरा महल गिर जाता है। बीजेपी के साथ इस विधानसभा चुनाव में कहीं ऐसा ही ना हो जाए। जाट आरक्षण का मुद्दा, उसके बाद किसान आंदोलन का मुद्दा जिसमें बड़े स्तर पर हरियाणा के किसानों की भागीदारी थी, उसके बाद पहलवान बेटियों का दिल्ली की सड़क पर 2 महीने तक बैठे रहना, अमित शाह की पुलिस का उनको बूट तले कुचलना, उन तस्वीरों का वायरल होना और बीजेपी के सांसद पर इस तरह के आरोप लगना, उसके बाद अग्निवीर का मुद्दा आ जाना, बीजेपी की लगातार हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट पॉलिटिक्स करना। और एक और बात मैं आपको बताऊं, हरियाणा के लोगों का मिजाज थोड़ा अलग तरह का है। हरियाणा गुजरात नहीं, जैसे गुजरात में मोदी जी का मन किया तो मुख्यमंत्री सहित पूरा कैबिनेट बदल दिया, गुजरात के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मोदी जी गुजरात से आते हैं। अप्रत्यक्ष तौर पर मोदी जी जब से गुजरात से निकले हैं पिछले 10 सालों से, सरकार वहाँ की तरह से आप कह सकते हैं दिल्ली से ही चल रही है, दिल्ली आला कमान ही वहाँ से सरकार चला रहा है। अमित शाह के इजाज़त के बिना वहाँ पत्ता नहीं हिलता गुजरात में। आज भी अगर बड़े स्तर पर आप लोगों से पूछे गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है तो लोग नाम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कोई चेहरा दे ही नहीं पाई बीजेपी वहाँ, या देना नहीं चाहती थी। एग्जैक्टली ऐसा ही हरियाणा के साथ किया गया। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया गया। भाई, मनोहर लाल खट्टर इतने नाकाबिल मुख्यमंत्री थे तो आपने दोबारा उनको सीएम बनाया क्यों? मुझे लगता है 2019 में जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया था, बीजेपी के पास मौका था कि वो मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटा दे और किसी और को सीएम बनाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मनोहर लाल खट्टर बहुत ही नाकाबिल मुख्यमंत्री हैं। कुछ उपलब्धियां हैं उनके खाते में, जैसे नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कही जाती है। इसके अलावा भी उनकी कुछ उपलब्धियां हो सकती हैं, उनकी कुछ लोक लुभावन जो योजनाएं हो सकती हैं वो ज़मीन पर उतरी हैं। लेकिन ऑल टोटल आप मनोहर लाल खट्टर को जननेता नहीं कह सकते, और ये तो बीजेपी भी मानती है, तभी उनको ठीक चुनाव से पहले हटाया गया। लेकिन ठीक चुनाव से पहले पूरे के पूरे कैबिनेट को बदल देना, सीएम को बदल देना,
ये गुजरात में चल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता ये हरियाणा में चलेगा। चलता तो लोकसभा चुनाव में चल जाता, और अब विधानसभा चुनाव में भी बड़ा मुश्किल है। मुझे तो इस बात पर भी शक है दोस्तों कि नायाब सिंह सैनी को सीएम कैंडिडेट घोषित करेगी बीजेपी, और ये तो और बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाएगी कि आपने चुनाव के लिए नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन आप सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या उनके बेटे को या जिसको भी, मतलब हुड्डा कैंप से किसी को सीएम कैंडिडेट घोषित ना भी करे, तो भी एक परसेप्शन क्लियर है लोगों के बीच कि हुड्डा साहब सीएम बनेंगे। अब वो जूनियर हुड्डा हो कि सीनियर हुड्डा हो, ये तो खैर कांग्रेस डिसाइड करेगी, लेकिन ये क्लियर है, और यही चीज बीजेपी को मुश्किल में डाल सकती है हरियाणा में। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो जरूर करें।